नमस्कार, मैं अशोक कुमार पांडे और स्वागत है आपका टीसीएच पर। जॉर्ज सोरोस। ज्यादातर लोग हिंदुस्तान में जॉर्ज सोरोस की स्पेलिंग नहीं लिख पाएंगे, लेकिन जॉर्ज सोरोस का नाम जो है वो सबने सुना होगा। थैंक्स टू भारतीय जनता पार्टी, थैंक्स टू आईटी सेल, थैंक्स टू ट्रॉलिंग गैंग, जॉर्ज सोरोस का नाम दुनिया में लोग जानते हो या ना जानते हो, भारत में जॉर्ज सोरोस का नाम बहुत ज्यादा फेमस हो गया है। लगातार भारतीय जनता पार्टी राहुल गांधी के ऊपर हमले करते रहती है जॉर्ज सोरोस का नाम लेकर। ऐसा लगता है कि जॉर्ज सोरोस कोई एक ऐसा व्यक्ति है जो अमेरिका में बैठकर भारत की सरकार को गिराने की साजिशें रचता है। मैंने सोचा जॉर्ज सोरोस पर थोड़ा रिसर्च कर लेते हैं, देखते हैं कि ये जॉर्ज सोरोस आखिर है कौन। तो ये अमेरिका का एक अरबपति है, इन्वेस्टर है और सोशल वर्कर भी है, समाज सेवी भी है जॉर्ज सोरोस। और इसकी जिंदगी की कहानी जो है वो फिल्मों से भी ज्यादा रोमांचक है। एकदम हॉलीवुड की कोई फिल्म लगती है जब इसकी कहानी आप पढ़ना शुरू कीजिए। ये वो आदमी है जिसने शॉर्ट सेलिंग से बैंक ऑफ इंग्लैंड को हिला दिया था। साथ में इसने हजारों स्कूल बनाए हैं, हजारों अस्पताल बनाए हैं, लेकिन उसके साथ ही साथ इसके ऊपर कई देशों में राजनीति में दखल देने का आरोप भी लगा है। तो जानते हैं, जरा सा देखते हैं कि कौन है जॉर्ज सोरोस, क्या काम किए हैं उसने और किन विवादों से उसका नाम जुड़ा है, और भारत की राजनीति में जॉर्ज सोरोस का रोल क्या है और उसकी सच्चाई क्या है। जॉर्ज सोरोस का जो जन्म हुआ था वो 12 अगस्त 1930 को हंगरी के बुडापेस्ट में हुआ था। यानी हंगरी की राजधानी में 12 अगस्त 1930 को जॉर्ज सोरोस का जन्म हुआ था और जन्म से वो यहूदी था, यानी उसका परिवार यहूदी था। और आप जानते हैं कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर जब चल रहा था, जिस समय उसकी उम्र कोई 12-13 साल रही होगी, उस समय झूठी आईडी का सहारा बनाकर किसी तरह से ये फैमिली जो है वो नाजियों के अत्याचार से बची थी। हिटलर जिस समय यहूदियों के खिलाफ अभियान चलाए हुए था, उस समय बड़ी मुश्किल से यह परिवार अपनी जान बचा पाया था। 1947 में हंगरी में बन जाती है कम्युनिस्ट गवर्नमेंट, और जब कम्युनिस्ट गवर्नमेंट वहां पर बन गई तो सोरोस वहां से निकल के चला गया लंदन। लंदन में शुरू में उसने बहुत छोटे मोटे काम किए, रेलवे के कुली का भी काम किया, वेटर का भी काम किया। आप अगर लंदन जाएंगे तो वहां पर अक्सर आपको छात्र जो है इस तरह के छोटे काम करते मिल जाएंगे, अपनी दाल रोटी चलाने के लिए, अपना खर्च निकालने के लिए। तो उसने भी वेटर का काम करते हुए वहां पर लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से पढ़ाई की। जाहिर सी बात है कि पढ़ने में वो काफी अच्छा रहा होगा। लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स वहां का प्रीमियर इंस्टीट्यूट है। 1956 में सोरोस अमेरिका चला गया और फाइनेंस की दुनिया में उसने कदम रखा। 1973 में उसने सोरोस फंड एंड मैनेजमेंट नाम की एक कंपनी शुरू की, जो आज भी दुनिया की सबसे सक्सेसफुल इन्वेस्टमेंट कंपनियों में से एक है। तो यह उसकी शुरुआती जिंदगी थी जिसमें काफी संघर्ष था। यहूदी था, अपनी जान बचाई किसी तरह से हिटलर से। उसके बाद हंगरी में कम्युनिस्ट गवर्नमेंट आ गई। उसके बाद उसके पास कुछ करने के लिए था नहीं, तो वो इंग्लैंड चला गया, वहां पर छोटे मोटे काम किए, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से पढ़ाई की। 56 में वो चला जाता है यूएसए। 1973 में अपनी कंपनी खोलता है जो बेहद सक्सेसफुल कंपनी है। जॉर्ज सोरोस का नाम दुनिया भर में जो चर्चा में आया वो बैंक ऑफ इंग्लैंड को जो उसने चोट दी थी उसके चलते आया। बात है सन 1992 यानी 1992 की। जॉर्ज सोरोस ने शॉर्ट सेलिंग शुरू की ब्रिटिश पाउंड को कमजोर करने के लिए। उसने क्या किया कि बड़े पैमाने पर क्रेडिट लिया, पाउंड का उधार लिया और उसके बाद उसको बेच दिया। और जब उसने बेचा तो पाउंड की जो वैल्यू थी वो गिर गई और यूनाइटेड किंगडम यानी इंग्लैंड की करेंसी पर भारी संकट आया। ये जो खेल उसने किया, इस खेल से सोरोस ने कमाया $1 बिलियन, लेकिन ब्रिटेन को इससे ज्यादा का आर्थिक नुकसान हुआ। तब से कहा जाता है उसे द मैन हु ब्रोक द बैंक ऑफ इंग्लैंड, यानी वो इंसान जिसने बैंक ऑफ इंग्लैंड को तबाह कर दिया। ये वो पहली घटना थी जिसके बाद जॉर्ज सोरोस का नाम सारी दुनिया में जाना जाने लगा। शॉर्ट सेलिंग का उस्ताद उसको कहा गया। शॉर्ट सेलिंग के भरोसे ही उसने ब्रिटेन के बैंक ऑफ इंग्लैंड को बुरी तरह से नुकसान पहुंचाकर $1 बिलियन कमाया।
इसके साथ ही साथ हम देखते हैं कि वो समाज सेवा और समाज सेवा के माध्यम से पॉलिटिक्स में इंटरफेरेंस करना शुरू करता है। उसने एक फाउंडेशन बनाया, ओपन सोसाइटी फाउंडेशन, और अपने आप को उसने कहना शुरू किया कि वो सामाजिक कार्यकर्ता है, समाज सेवी है और ह्यूमन राइट्स के लिए लड़ता है। ये जो ओपन सोसाइटी फाउंडेशन था, ये 1979 में बना था, जो अब 120 से ज्यादा मुल्कों में काम करता है। उसने $32 बिलियन लोगों को दान में दिया है, जिसमें जंग से प्रभावित लोग हैं, सामाजिक संगठन हैं जो अलग अलग क्षेत्रों में काम कर रहे हैं, एनजीओज हैं, इन सबको जो कुल मिलाकर उसने दान दिया है वो अमाउंट है $32 बिलियन। इसके अलावा उसने हजारों स्कूल और अस्पताल भी बनवाए हैं और ऐसे संगठनों को बहुत सारा पैसा दिया है जो ये दावा करते हैं कि वो डेमोक्रेसी को बढ़ावा देते हैं। अब यही उसकी सबसे ज्यादा आलोचना होती है। कहा यह जाता है कि समाज सेवा का जो उसका सारा काम है वो बेसिकली जो है वो पॉलिटिकल काम है उन देशों की जिन देशों में वो पैसे दे रहा है, और जिन देशों में काम करता है उन देशों की पॉलिटिक्स पर वो असर डालता है। आरोप लगा है कि कई देशों में उसने चुनाव और सरकारों में दखल दिया है। तो जॉर्ज सोरोस की यह कहानी दो हिस्से की है। एक कहानी में वो बेहद सफल बिजनेसमैन है और दूसरे में आप कह सकते हैं नोटोरियस है इस बात के लिए कि कई सारी सरकारों को उसने नुकसान पहुंचाया है, कई सारी सरकारों को उसने प्रभावित किया है। अब अगर उसकी पर्सनल लाइफ, बाकी सारा इंडिया के आसपास आऊंगा लेकिन थोड़ा उसके बारे में आप और जान लीजिए। अगर उसकी पर्सनल लाइफ के बारे में आप देखेंगे तो जॉर्ज सोरोस ने 3 शादियां की हैं। पहली शादी उसने 1960 में एनासी से विश्चेक से की थी। ये बेसिकली जर्मनी की रहने वाली थी जो वर्ल्ड वार के समय अनाथ हो गई थी। इनके मां और बाप दोनों मार दिए गए थे। पहली शादी से सोरोस के 3 बच्चे हैं। हालांकि यह शादी ज्यादा दिन चली नहीं और उन्होंने तलाक ले लिया। 92 ईयर्स के आज के समय जॉर्ज हैं और इनका जो उत्तराधिकारी है, हेयर एपरेंट है, वो है 37 साल का बेटा अलेक्जेंडर। जॉर्ज के अपने 5 बच्चे हैं। मैंने आपको बताया कि पहली शादी के बाद 2 और उन्होंने शादी की है। अब ये आप समझ चुके हैं कि सोरोस ने पैसा बहुत जबरदस्त कमाया है। थोड़ा देखते हैं कि सोरोस के पैसा कमाने का तरीका क्या रहा है। सोरोस अमेरिका के सबसे बड़े कारोबारियों में से एक है, लेकिन उसके कैरियर में विवाद बहुत रहे हैं। उसको ऐसे एक सटोरिये, इन्वेस्टिगेटर और बिजनेसमैन के रूप में जाना जाता है जो खुद को कहता तो फिलॉसफर और सोशल वर्कर है, लेकिन उसके पैसे कमाने का जो तरीका है वो शॉर्ट सेलिंग, और जैसा मैंने आपको बताया कि बैंक ऑफ इंग्लैंड वगैरह को जिस तरह से उसने नुकसान पहुंचाया है, उसके पैसे कमाने का तरीकों पे बहुत सारे सवाल उठते हैं। लेकिन हकीकत यह है, चाहे हमारे देश के अडानी हो चाहे बाहर के बिजनेसमैन हो, इन्होंने जो असल पैसा कमाया है वो सरकारों को और सरकारी सिस्टम के अंदर जो लूप होल्स हैं उन लूप होल्स का फायदा उठा के ये पैसा कमाया है। फर्क बस इतना है कि सोरोस जो सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में काम करता है, उसके ऊपर आरोप यह लगता है कि दुनिया के कई देशों में उसने राजनीति को बहुत ज्यादा प्रभावित किया है। यह भी आरोप लगता है कि कई देशों में चुनावों को प्रभावित करने के लिए उसने खुलकर भारी भरकम फंडिंग की है। यूरोप और अरब के कई देशों ने सोरोस की संस्थाओं पर भारी जुर्माना लगाकर पाबंदी लगाई है। आरोप यह भी है कि सोरोस दुनिया के कई देशों में कारोबार और समाज सेवा की आड़ में वहां की राजनीति को डिस्टर्ब करता है, और इसीलिए सोरोस का नाम विवादों से कभी दूर नहीं रहा। हमेशा उनके ऊपर लगातार उनके ऊपर आरोप लगते रहे। 1991 का किस्सा मैंने आपको बताया, जब ब्रिटेन में उन्होंने खेल किया। 1997 में उसके ऊपर आरोप लगा कि उसने थाईलैंड और दूसरे कई एशियाई देशों की जो करेंसी है उसको कमजोर करने की कोशिश की, उसी स्टाइल में जैसे उसने ब्रिटेन में पाउंड को कमजोर किया था। नतीजा यह हुआ कि एशिया में 90s में, आप जानते हैं 1990s के लेट बाद के हिस्से में वित्तीय संकट फैल गया था और इसके लिए सोरोस को जिम्मेदार ठहराया गया। जब जॉर्ज बुश चुनाव लड़ रहे थे तो उसने डेमोक्रेटिक पार्टी को लाखों डॉलर दिए और खुलेआम यह दावा किया कि मेरा मकसद जॉर्ज बुश को कैसे भी सत्ता से हटाना है। यह तो हो गई पूरी दुनिया की बात। अब आते हैं भारत की तरफ। भारत में भी जॉर्ज सोरोस के नाम को लेकर बहुत सारे विवाद होते हैं। 2023 में जॉर्ज सोरोस ने एक बयान दिया था और उसमें कहा था कि अडानी का जो मामला है वो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की इमेज को खराब कर सकता है।
इसके बाद बीजेपी उनके पीछे पड़ गई। जो भी अडानी का नाम लेता है उसके पीछे बीजेपी पड़ ही जाती है। तो बीजेपी उसके पीछे पड़ गई और आरोप यह लगाया कि वो भारत के खिलाफ एजेंडा चला रहा है। अब जॉर्ज सोरोस काफी खुले मुंह का है, वो लगातार बोलता रहता है। 2020 में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में उसने कहा कि पीएम मोदी जो हैं वो भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं। ऐसे ही ट्रंप को उसने कहा कि ट्रंप ठग है, और शी जिनपिंग जो चाइना के राष्ट्रपति हैं उनको कहा कि ये तानाशाह है। हालांकि भारत में सोरोस के बारे में जो बात की जाती है ऐसे किया जाता है जैसे कि सोरोस चाइना के साथ जुड़ा हुआ है, लेकिन वो खुलेआम शी जिनपिंग को तानाशाह कह चुका है। और इसी बयान के चलते, इसी तरह के बयानों के चलते कई सारे देशों में उसको अपना दुश्मन माना जाता है, जिसमें हिंदुस्तान भी अब शामिल हो गया है, हिंदुस्तान की सरकार भी शामिल हो गई है। रशिया, टर्की, हंगरी जैसे कई देशों में उसकी जो संस्थाएं हैं उसके ऊपर पाबंदी लगाई गई है। अक्टूबर 2018 में एक अमेरिकन व्हाइट सुप्रीमेसिस्ट ने सिनागाग में गोलीबारी करके 11 यहूदियों को मार दिया था। अब गोलीबारी करने वाले रॉबर्ट बोवर्स की सोशल मीडिया प्रोफाइल से कई सारी बातें चली और आरोप यह लगा कि उसके पीछे जॉर्ज सोरोस है। तो आप समझ सकते हैं कि जॉर्ज सोरोस जो है वो कई जगह कई तरह से बदनाम है। यहां तक कि टर्की के जो राष्ट्रपति हैं एर्दोगान, वो भी कह चुके हैं कि सोरोस यहूदी साजिश के केंद्र में है, यानी यहूदी जो साजिश कर रहे हैं टर्की को बर्बाद करने की, उसके सेंटर में सोरोस है। यानी आप कह सकते हैं कि सोरोस टर्की को बर्बाद करने की साजिश कर रहा है। ऐसे ही ब्रिटेन की जो ब्रेक्जिट पार्टी है उसके नाइजल फराज का दावा है कि सोरोस जो है वो शरणार्थियों को पूरे यूरोप में फैल जाने के लिए प्रोत्साहित करते हैं, और सोरोस जो है वो पूरे वेस्टर्न वर्ल्ड के लिए खतरा है। तो सोरोस को ऐसा बना दिया गया है जैसे वो दुनिया का एक ऐसा ताकतवर आदमी हो जो तमाम देशों की सरकारों को डिस्टर्ब कर रहा हो। यहां तक कि उसका जो अपना मुल्क है जहां वो पैदा हुआ था, हंगरी, वहां भी उसके ऊपर यह आरोप लगा है कि वो हंगरी का दुश्मन है। अब फाइनली देखते हैं कि भारत में जॉर्ज सोरोस की क्या भूमिका रही है। मैं आपको बता चुका हूं कि भारतीय जनता पार्टी लगातार जॉर्ज सोरोस के ऊपर हमला करती रहती है। जून 2023 में जो केंद्रीय मंत्री थी हमारी स्मृति ईरानी, उन्होंने राहुल गांधी पर आरोप लगाया था कि राहुल गांधी अमेरिकी दौरे के दौरान एक मीटिंग में सुनीता विश्वनाथ से मिले, जो महिला जॉर्ज सोरोस द्वारा फाइनेंशियली फंडेड है। इसके अलावा सुनील सेठी को लेकर आरोप लगा है। सुनील सेठी को कहा गया है कि जॉर्ज सोरोस के संस्थान में है और वो राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में थे। अभी हाल में जब अडानी के ऊपर बहुत ज्यादा हमला हुआ, जब अमेरिका में उनके खिलाफ बाकायदा केस हुआ और वारंट निकला उनकी गिरफ्तारी का, और उसके बाद कांग्रेस हमलावर हुई अडानी पर, तो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की संबित पात्रा ने, जिसमें जॉर्ज सोरोस से कांग्रेस के रिश्ते जोड़कर राहुल गांधी को गद्दार कहा। फ्रांस की एक पत्रिका है, ऑनलाइन पत्रिका है, जिसकी एक खबर का, एक रिपोर्ट का इन्होंने इस्तेमाल किया। उस पर मैंने डिटेल वीडियो बनाया है, और उस रिपोर्ट का इस्तेमाल करके इन्होंने यह कहा कि कांग्रेस जो है वो अमेरिकी जो संस्थान है, अमेरिकी डीप स्टेट है, उनके हाथ में खेल रही है। मजेदार बात यह है कि फ्रांस के इस अखबार ने पलट के जवाब दिया कि हमारी बातों का भारतीय जनता पार्टी गलत तरीके से उपयोग कर रही है, और अमेरिका ने भी, अमेरिका का जो दूतावास है, जो एम्बेसी इंडिया में है, उसने भी भारतीय जनता पार्टी के ऊपर तीखा हमला किया। तो अडानी को बचाने के लिए सोरोस के नाम का जो इस्तेमाल ये करना चाह रहे थे, उसमें इनको काफी ज्यादा परेशानी आई। पहले तो फ्रांस के उस अखबार और अमेरिका की एम्बेसी से। अब कांग्रेस हो गई है बहुत ज्यादा हमलावर, और कांग्रेस आरोप यह लगा रही है कि मोदी सरकार के कई सारे करीबी लोग सोरोस के पैसों से जुड़े हुए हैं। कांग्रेस का यह कहना है कि जॉर्ज सोरोस पहली बार 1999 में 1999 में इंडिया आया था, और उस समय अटल बिहारी वाजपेयी देश के प्रधानमंत्री थे, यानी एनडीए की सरकार थी, और इंडिया आकर उसने कई सारे समझौते किए थे, जिसमें स्कॉलरशिप और फेलोशिप देने जैसी बातें थी। 2014 से जॉर्ज सोरोस ने ग्रांट प्रोग्राम शुरू किया, यानी मोदी जी के आने के बाद जॉर्ज सोरोस ने ग्रांट प्रोग्राम शुरू किया, और जॉर्ज सोरोस की जो ओपन सोसाइटी है उसके सोरोस इकोनॉमिक डेवलपमेंट फंड SEDF के दो बड़े इन्वेस्टमेंट हैं, SONG फंड और एस्पादा। और कांग्रेस का यह कहना है कि एस्पादा ने $90 मिलियन छोटे उद्योगों, किसानों और स्टार्टअप में इन्वेस्ट किए हैं। इस तरह की खबरें कई सारे अखबारों में भी आ चुकी हैं।
यानी कांग्रेस ये आरोप लगा रही है कि पहले अटल बिहारी वाजपेयी के समय सोरोस इंडिया आता है और उस समय फंडिंग वंडिंग करता है, और उसके बाद 2014 में जब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बन जाते हैं, उसके बाद जो उसकी ओपन सोसाइटी है वो यहां पर इकोनॉमिक डेवलपमेंट फंड के थ्रू कई सारी जगहों पर इन्वेस्टमेंट करती है, और अगर इनके रहते वो इन्वेस्टमेंट कर रही है तो फिर ये उस पर रोक क्यों नहीं लगा रहे हैं? अगर वो हिंदुस्तान का दुश्मन है तो उसके इन्वेस्टमेंट पर रोक क्यों नहीं लग रहा है? अब थोड़ी डिटेलिंग अगर करूं तो एस्पादा, जो जिसका मैंने नाम लिया, जो सोरोस फंडेड कंपनी है, एस्पादा ने बड़ा पैसा दो कंपनियों को दिया है। एक का नाम है नियो ग्रोथ और दूसरे का नाम है कैपिटल फ्लोट। कैपिटल फ्लोट के फाउंडर हैं गौरव हिंदुजा और शशांक ऋष्यशृंगा। इनको $300 मिलियन की फंडिंग मिली है, जिसमें 40,000 छोटे उद्योगों, किसानों और स्टार्टअप में पैसा लगा है। अब गौरव हिंदुजा और शशांक ऋष्यशृंगा ये दोनों नरेंद्र मोदी जी के प्रबल समर्थक हैं, जो उनके साथ मंच साझा करते रहते हैं। तो अगर नरेंद्र मोदी के करीबी ये दो लोग जॉर्ज सोरोस के पैसे से अपना कारोबार चला रहे हैं, तो फिर भारतीय जनता पार्टी इनको रोक क्यों नहीं रही है? अगर जॉर्ज सोरोस देश विरोधी काम कर रहा है तो नरेंद्र मोदी ऐसे व्यक्तियों के साथ जो जॉर्ज सोरोस से पैसा ले रहे हैं, मंच क्यों साझा कर रहे हैं? इसके अलावा इंडियन एक्सप्रेस में छपी है एक रिपोर्ट श्यामलाल यादव जी और निरुपमा सुब्रमण्यम जी की। यह रिपोर्ट बताती है कि भारत संयुक्त राष्ट्र लोकतंत्र कोष यानी कि यूएनडीएफ जो वित्तीय मदद देता है, उसका एक हिस्सा ऐसे एनजीओज और सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस को मिलता है जिसका कोई ना कोई संबंध जॉर्ज सोरोस की ओपन सोसाइटी फाउंडेशन ओएसएफ से है। वो भी तब जब 2016 से ओएसएफ केंद्रीय गृह मंत्रालय की वॉच लिस्ट में है। मतलब यह कि सोरोस का जो ओएसएफ है वो भारत में गृह मंत्रालय की मंजूरी के बिना भारत में किसी संगठन या किसी भी आदमी को कोई वित्तीय मदद नहीं दे सकता। अब आप ये सोचिए कि गृह मंत्री ने बाकायदा नजर बना के रखी हुई है, गृह मंत्रालय से परमिशन मिलेगी तभी वो फंडिंग कर सकता है, उसके बावजूद ये फंडिंग हो रही है, यानी गृह मंत्रालय उसको फंडिंग के लिए अनुमति दे रहा है। तो एक तरफ आप उसको कहेंगे कि वो देशद्रोही है और दूसरी तरफ आप उसको फंडिंग की पूरी इजाजत देंगे। एक्सप्रेस की रिपोर्ट बताती है कि अब तक वो $32 मिलियन यानी 262 करोड़ रुपए का चंदा दे चुका है। अगर सरकार वाकई सीरियस है तो उसको ये बताना चाहिए कि 45 देशों को जो ये चंदा मिलता है उसमें भारत चौथे नंबर पर है। भारत एक ऐसे व्यक्ति से चंदा क्यों ले रहा है जो सरकार और भारतीय जनता पार्टी के अनुसार भारत का विरोधी है? अगर वो भारत का विरोधी है तो भारत में उसकी फंडिंग रोकनी चाहिए, जबकि हुआ यह है कि 2014 के बाद लगातार भारत में उसकी फंडिंग बढ़ी है। इस मामले में एक मजेदार बयान आया पवन खेड़ा का, वो बयान भी आप सुन लीजिए। साथियों, भारतीय जनता पार्टी आजकल जॉर्ज सोरोस का नाम बहुत ले रही है और उम्मीद कर रही है कि जॉर्ज सोरोस के पीछे ये गौतम अदानी को बचा के ले जाएंगे। वो संभव नहीं है। कल हमने आपको बताया कि एस जयशंकर जो कि विदेश मंत्री हैं, उनके सुपुत्र के रिश्ते जॉर्ज सोरोस की फाउंडेशन से क्या है, एस्पेन इंस्टीट्यूट के माध्यम से, जर्मन मार्शल फंड के माध्यम से, यह मामला हमने आपको कल बताया। आज एक और नाम, डॉक्टर शमिका रवि, प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार, भारत सरकार में सचिव, और RN रवि, तमिलनाडु के राज्यपाल और आईबी के एक बहुत आला अधिकारी की सुपुत्री, पूर्व अधिकारी की सुपुत्री। इन्होंने 2008 में जॉर्ज सोरोस की ओपन सोसाइटीज फाउंडेशन से ग्रांट ली थी। उसके बाद जब ये ब्रूकिंग्स को हेड करती थी, तब भी ब्रूकिंग्स के जो रिश्ते ओपन सोसाइटी से हैं, ओपन सोसाइटीज फाउंडेशन से, वो भी आप सब जानते हैं। अब हम प्रधानमंत्री जी से सवाल पूछते हैं कि क्या आप एस जयशंकर का इस्तीफा लेंगे? क्या आप डॉक्टर शमिका रवि का इस्तीफा लेंगे? और क्या आप डॉक्टर शमिका रवि के पिता श्री RN रवि, गवर्नर तमिलनाडु का भी इस्तीफा लेंगे? और क्या आप इन तीनों के खिलाफ एक जांच बैठाएंगे कि इन्होंने भारत को अस्थिर करने वाली ताकतों के साथ मिलकर भारत के हितों का कैसे नुकसान पहुंचाया? और इसका खुलासा आप देश के भी सामने रखिएगा कि साहब, ये मेरे आसपास के लोग हैं, इन्होंने जॉर्ज सोरोस से पैसा लिया और मेरे देश को अस्थिर किया। बताइएगा।
तो पवन खेड़ा सवाल उठा रहे हैं और सही सवाल उठा रहे हैं। उन्होंने और भी कई लोगों का नाम लिया जो भारतीय जनता पार्टी के बेहद करीबी हैं और सोरोस की फंडिंग पे पल रहे हैं। तो कहानी तो आपने सुनी और कहानी बेहद मजेदार है। जॉर्ज सोरोस कोई सीधा साधा आदमी नहीं लगता। उसने बहुत सारे मुल्कों को बहुत तरह का नुकसान पहुंचाया है और मुझे यह मानने में कहीं से कोई दिक्कत नहीं है कि मुमकिन है वो भारत को भी नुकसान पहुंचा रहा हो। लेकिन सवाल तो यही बनता है कि अगर वो भारत को नुकसान पहुंचा रहा है तो नरेंद्र मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी के करीबी लोग उससे पैसा क्यों ले रहे हैं, नंबर 1। और गृह मंत्रालय की वॉच लिस्ट में होने के बावजूद उसको इंडिया में फंडिंग करने की इजाजत कैसे मिल रही है, इसका जवाब तो भारतीय जनता पार्टी को देना पड़ेगा। और अगर वो जवाब नहीं देती है तो बहुत सीधा सा मामला है कि जॉर्ज सोरोस पे जो उसका आरोप है वो सिर्फ राहुल गांधी को परेशान करने या राहुल गांधी पर हमला करने के लिए है। इसके पीछे वो सीरियस नहीं है। अगर वो सीरियस होते, अगर भारतीय जनता पार्टी सीरियस होती जॉर्ज सोरोस को लेके, तो जिस तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं उसमें तो वो अमेरिका से ये भी कह सकती थी कि इनको हिंदुस्तान भेजिए, हम इनको गिरफ्तार करना चाहते हैं। तो ये थी शॉर्ट में जॉर्ज सोरोस की कहानी, एक ऐसे इंसान की कहानी जिसने एक तरफ अपने दान और समाज सेवा के कामों से लाखों लोगों की मदद की है, लेकिन दूसरी तरफ पॉलिटिक्स में दखल भी दिया है, कई सारी मुद्राओं को बर्बाद किया है और कुल मिलाजुला के वो अमेरिका का ऐसा एक बड़ा कारोबारी है जिससे कई देश परेशान रहते हैं। लेकिन हिंदुस्तान के मामले में ये अजीब है कि एक तरफ भारतीय जनता पार्टी उसके ऊपर हमला करती है, दूसरी तरफ उसकी फंडिंग से भारतीय जनता पार्टी के बहुत सारे करीबी लोग फायदा उठाते हैं। अब इसका मतलब क्या है, ये मुझसे बेहतर आप समझते हैं। कमेंट में बताइएगा मुझे कि कैसी लगी ये कहानी और क्यों भारतीय जनता पार्टी सोरोस पे हमला भी करती है और उसकी फंडिंग भी अलाउ करती है। आपका बताया मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। साथ में अगर आपको लगता है कि इस तरह के वीडियो जरूरी हैं तो इनको अपने दोस्तों और रिश्तेदारों तक पहुंचाइए। जुड़िए हमारे साथ। अगर अब तक सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर आप हमारी ताकत बनना चाहते हैं तो आप हमारी मेंबरशिप भी ले सकते हैं। बहुत तरीकों से हमें मदद कर सकते हैं, वो सारा कुछ हमने पिन कमेंट में और डिस्क्रिप्शन में लिख दिया है। आप जुड़ेंगे, आप हमारी ताकत बनेंगे तो हम भी इस तरह की कहानियां सामने लाते रहेंगे। आज के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।